आज का हमारा लेक्चर, आज का जो हमारा ज्ञान रहने वाला है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के ऊपर। ओके, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है या सेक्शन है, कह लीजिए कि सपोज करो भाई ये यहाँ पर जो है अपना एक सेल है, इसमें 2 क्रोमोसोम हैं और 2 हमारे पिंक कलर के क्रोमोसोम। तो भाई ये G1 स्टेज है। अब G2 स्टेज जब आएगी, G2 स्टेज में हर एक क्रोमोसोम पे 2-2 क्रोमेटिड बन जाएंगे। क्रोमोसोम के नंबर में होने वाले किसी भी चेंज की वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम इसको कहते हैं। अगर मियोसिस 2 में नॉन डिजंक्शन होता है तो सर अभी चांस है कि सर नॉर्मल सेल भी आएगी और एबनॉर्मल भी आएगी, जो कि मैं आपको समझा चुका हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप, आई विश एंड आई एम श्योर कि आप सब शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होंगे और अपना काम पूरी ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। इसी उम्मीद और कामना के साथ मैं अमित सर बुगैम्बो एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का पेन किलर सीरीज में, जहां पर हम एकदम खतरनाक लेवल पे उन सारे बच्चों के लिए जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उसको एकदम फाइनल फिनिशिंग टच देना चाहते हैं, है ना। तैयारी में 4 चांद लगाना चाहते हैं, सिंगल डिजिट रैंक की तरफ बढ़ना चाहते हैं, उन सब के लिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो कि पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज के जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग एंड नोट्स आपको पीडब्ल्यू की ऐप पर बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं। ऐप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और फिजिक्स वाला पीडब्ल्यू सर आज किसी भी परिचय का मोहताज नहीं रह गया है। भारतवर्ष के इवन ओवरसीज भी करोड़ों छात्र छात्राएं जो हैं पीडब्ल्यू की थ्रू बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में और इवन लगभग फ्री में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। ओके दोस्तों, तो इसी उम्मीद के साथ चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आज का जो हमारा ज्ञान रहने वाला है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के ऊपर। ओके, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है या सेक्शन है, कह लीजिए कि। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये भाई मैं अमित सर बुगैम्बो, बच्चे मुझे प्यार से बुगैम्बो कहते हैं। इस इंडस्ट्री में सर ठीक ठाक समय हो गया है। अपने सीनियर जो कि हमसे काफ़ी ज़्यादा सीनियर्स हैं, बड़े बड़े दिग्गज इस इंडस्ट्री में पड़े हुए हैं सर, उन सब की कृपा से, है ना, और बच्चों के जो है प्यार से 13+ ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। और सर बाय गॉड ग्रेस आई हैव बीन फॉर्चुनेट टू टीच ऑल द स्टूडेंट्स रेंजिंग फ्रॉम -180 टू 720, है ना, मतलब -180 से 720 तक के हर बच्चे को पढ़ा चुके हैं। सिंगल डिजिट रैंक दे चुके हैं, डबल डिजिट रैंक दे चुके हैं, और एमबीबीएस कितने हो गए हैं उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। बच्चे जो हैं सर एमएस कर चुके हैं, अपना हॉस्पिटल भी चला रहे हैं, अपना अपना शादी भी मना लिए, प्रोडक्ट भी निकाल लिए, ठीक है ना। बाकी ओलंपियाड के लिए बेसिकली मैं अभी फिलहाल लेता हूँ। ये आपका पीटर है, आपका दोस्त। जैसा कि मैं कहता हूँ सर, सिली मिस्टेक्स कम करनी है तो आपके नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे, पैनिक नहीं होना है तो आपके नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। 720 लाने वाले में 680 लाने वाले में कोई खास अंतर नहीं है, 650 और 600 में भी कोई खास अंतर नहीं है। बस अंतर है तो किसका, एटीट्यूड का, और आप कैसा फील करते हैं, आपका एडवर्सिटी क्वोशेंट क्या है, कितना आप स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं। ये सारी चीजें आईक्यू के साथ साथ आपको हेल्प करती हैं। एंड सेरेब्रम शुड बी अबव द इमोशंस, ये सारी चीजें, सेरेब्रम शुड बी अबव द इमोशंस। आप इमोशन में बहते नहीं हैं, सेरेब्रम का इस्तेमाल करते हैं। एक सवाल अगर गलत हो जाता तो उसका गम नहीं मनाते हैं, अगले क्वेश्चन पर कूल एंड कंपोज होके उसके लिए समय देते हैं और सरल सवाल कर लेते हैं, आसानी से सवाल को सरल कर लेते हैं, यानी कि सॉल्व कर लेते हैं। तो सर पढ़ाई 20% काम आती है, 80% आपका एटीट्यूड काम आता है। उस एटीट्यूड को बिल्ड करने में पीटर भाई साहब आपके लिए हाजिर है ना भाई, कि हमेशा एंजॉय करें एवरी मोमेंट को, लाइफ को सिंपल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। ओके, हमेशा काइंड रहें, स्ट्रांग रहें, कभी भी गिव अप ना करें, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहें, नए नए तरीके ट्राई करते रहें, स्ट्रांग बने रहें, पॉजिटिव बने रहें, हॉनेस्ट रहें, अपने आप पर भरोसा रखें। ये सारी चीज़ें पीटर भाई साहब आपको कहता है कि इनको फॉलो कीजिए। आप सर इस चीज़ में माहिर हो जाएंगे कि सेरेब्रम शुड बी अबव द इमोशन, और जब आप ऐसा कर लेंगे तो सर आप पाएंगे कि सिली मिस्टेक अपने आप कम हो गई है, पॉजिटिविटी भर भर के आपके अंदर भर गई है। ओके, फिर आपका स्कोर सर सेम उसी लेवल की मेहनत के बाद, पढ़ाई के बाद आपका स्कोर बढ़ जाएगा। जो कि आप कहते हैं ना कि भाई सर हम तो मैं तो वो तो इतना पढ़ता भी नहीं है, इतना पढ़ती भी नहीं है, फिर भी उसके मार्क्स मेरे ज़्यादा आ जाते हैं। एटीट्यूड, ओके, एटीट्यूड, लाइफ स्टाइल, एटीट्यूड,
ओके दोस्तों, तो चलिए सर इसी ज्ञान के साथ अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। देखिए सर, हम मेंडलिज्म पढ़ रहे हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में मतलब हम जानते ही हैं। जैसे बाय गॉड ग्रेस या बाय द रूल्स ऑफ नेचर, है ना, जब नेक्स्ट जनरेशन आती है तो अगर हम ह्यूमन की ही बात कर लें तो जो बेबी होता है वो मोस्टली सही सलामत होता है। बट कई बार अनफॉर्चुनेटली बाकी के एनिमल्स में, मैमल्स में, इवन प्लांट्स में, ह्यूमंस में भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे में कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। जीन्स लेवल पे डिसऑर्डर हो सकते हैं, इवन क्रोमोसोम लेवल पे डिसऑर्डर हो सकते हैं, है ना सर। तो जो जेनेटिकल डिसऑर्डर हैं, है ना, तो अगर मैं बात करूं उन डिसऑर्डर को जो कि मतलब बाय बर्थ हैं, जिनमें जीन्स का या कहीं ना कहीं डीएनए का रोल है, तो बेटा उनको हम कह देते हैं जीन डिसऑर्डर्स, या अगर मैं बोलूं जेनेटिक डिसऑर्डर। और इनको डिसीज नहीं कहेंगे, इनको डिसऑर्डर कहेंगे। डिसऑर्डर का मतलब है कि ड्यू टू दे आर नॉट ड्यू टू एन इन्फेक्शन। अगर इन्फेक्शन की वजह से कुछ डिस्कंफर्ट होता है तो उसे डिसीज कहते हैं, और अगर इन्फेक्शन नहीं हो रहा है तो वो डिसऑर्डर है। ठीक, तो जेनेटिकल डिसऑर्डर में बेटा एक तो आते हैं हमारे क्रोमोसोमल एब्यूरेशन। ओके, क्रोमोसोमल disorders and gene disorders। जीन डिसऑर्डर्स, ठीक है ना। तो बेटा जो क्रोमोसोमल एबिरेशन है, इसका मतलब यह है कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर जिनका जो रीजन है वो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में गड़बड़ होने की वजह से है। ओके, दिस इज ड्यू टू abnormalities produced in structure of chromosome। क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो, जैसे क्रोमोसोम लंबा हो जाए, छोटा रह जाए, डिलीशन हो जाए, डुप्लीकेशन हो जाए, वो सब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब ये है भाई, इसमें क्रोमोसोम के नंबर ही चेंज हो जाएंगे। जैसे मतलब अगर यूजुअली 46 क्रोमोसोम है तो 47 हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे, है ना। तो दिस इज ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर्स में अगर चेंज हो जाते हैं और उस वजह से अगर डिसऑर्डर आता है तो डेट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो इन पे थोड़ी हम चर्चा करने वाले हैं। और जीन डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिनको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं। और सर वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मेंडल ने जिस तरह की इनहेरिटेंस का चर्चा किया था वो बेसिकली जीन ही थे, फैक्टर ही थे, है ना। या कह लीजिए सर वो डिसऑर्डर हैं जो मेंडल के नियमों को फॉलो करते हैं, मेंडल के नियमों को फॉलो करते हैं, ठीक है ना भाई। उनको हम क्या कहते हैं, जीन डिसऑर्डर कहते हैं। तो दीज आर ड्यू टू चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ एनी जीन, सिंगल जीन। अगर भाई एक जीन में है तो एक डिसऑर्डर होगा, एक से ज्यादा है तो ज्यादा डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। ओके, अब जैसे आपने सुना ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, आप इतना बढ़िया तैयारी कर चुके हैं तो सुना ही होगा, जैसे सर सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, या फिर कह लीजिए कि कलर ब्लाइंडनेस। तो ये सब मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करते हैं। प्लस ये जो है एक ही पर्टिकुलर जीन में गड़बड़ होने की वजह से आते हैं। इनको हम इसलिए जीन डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं क्योंकि ये मेंडलिज्म को फॉलो करते हैं। ओके, तो हमारा मुद्दा इस पे है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते कब हैं, है ना भाई। तो बेटा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर लाइक disorders which arise due to any change in
नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के नंबर में होने वाले किसी भी चेंज की वजह से हम क्या कहते हैं इसको, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम इसको कहते हैं। अब इसमें क्या होता है ना कि या तो सर जैसे 46 क्रोमोसोम है, 2 इक्वल टू 46 है, ठीक है, इसमें हो सकता है कि ऑर्गेनिज्म, अब जैसे टू ह्यूमन में तो कम होता है, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मान लो 2 इक्वल टू 8 है कोई ऑर्गेनिज्म, 2 इक्वल टू 8 है, तो अगर उसमें सर क्रोमोसोम नंबर सीधा 3n हो जाए, प्लांट्स में ज्यादा होता है बेसिकली ऐसे, कि सर 2n से 3n हो गए, मतलब क्रोमोसोम 8 से बढ़ के 12 हो गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ 2n इक्वल टू 8 और इट बिकम 3n इक्वल टू 12 या 4n इक्वल टू 16, अगर ये ऐसे हो जाए, एक तो ये प्रॉब्लम है, तो इसको हम कहते हैं यूप्लॉइडी, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज यूप्लॉइडी, इसको आप यूप्लॉइडी कहते हो, है ना। दूसरा तरीका क्या है, सपोज इफ 2n इक्वल टू 8, इफ कोई ऑर्गेनिज्म है जो कि 2n इक्वल टू 8 है, और इसमें क्रोमोसोम नंबर ऊपर नीचे होने की वजह से सर या तो 9 क्रोमोसोम हो जाए या 7 रह जाए, ठीक है ना भाई, अब इट बिकम या इट मे बिकम 2n-1, मतलब 7 का रह जाए, या 2n+1 9 हो जाए, इवन 2n-2 भी हो सकता है, 6 रह सकता है, 2n+2 यानी कि 10 भी हो सकता है, तो सर इस वाले केस को आप कहते हो एन्यूप्लॉइडी, इसे आप एन्यूप्लॉइडी कहते हो, राइट। तो मतलब एक कम या ज्यादा हो तो उसे एन्यूप्लॉइडी, और अगर पूरा प्लॉइडी लेवल चेंज हो जाए तो डेट इज कॉल्ड एज यूप्लॉइडी। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप के बारे में बात करते हैं। थोड़ा यहां पर मैंने आपको दो शब्द दिए, एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी, तो सर ये अगर ऐसा होता तो इसकी वजह से क्या होगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स अराइज होंगे। अब आपको मैं एक बात अगर बताऊं, आपने सुना ही होगा कि सर अगर किसी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम नंबर चेंज होते हैं तो इस तरह के म्यूटेशन को हम जीनोमैटिक म्यूटेशन भी कह देते हैं, है ना। तो जैसे यहां पर ये था ना, ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, दिस इज ड्यू टू चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, दिस इज ड्यू टू जीनोमैटिक म्यूटेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर क्रोमोसोम नंबर चेंज हो रहे हैं तो उसे जीनोमैटिक म्यूटेशन कहेंगे, उसकी वजह से आने वाले डिसऑर्डर को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहेंगे। अगर क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे क्रोमोसोमल एबिरेशन कहेंगे, और ये हमारा डिसऑर्डर जीन का सिंपल हो गया। सो दिस इज द जीनोमैटिक म्यूटेशंस, इसका मतलब सीधा सीधा है सच म्यूटेशंस which are due to any change in total chromosome number in an organism, ओके। और इस म्यूटेशन की वजह से अराइज होने वाले डिसऑर्डर को क्या कहेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ओके। एंड सच म्यूटेशंस leads to disorder called as chromosomal disorder। मतलब हमारे लेवल पर इसी को क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम ले रहे हैं, जबकि क्रोमोसोमल एबिरेशन की वजह से, मतलब क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में गड़बड़ होने की वजह से भी होने वाले डिसऑर्डर को हालांकि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर लिया जाता है, ठीक है। तो बेटा जीनोमेटिक म्यूटेशन जो है वो दो टाइप का रहने वाला है, जीनोमेटिक म्यूटेशन में एक आपका होने वाला है सर यूप्लॉइडी,
और दूसरा होने वाला है एन्यूप्लॉइडी। इसमें पूरी प्लॉइडी चेंज हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की, है ना। ए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म may become 3n 4n 5n डैश डैश डैश, ठीक है ना। एन्यूप्लॉइडी में बेसिक प्लॉइडी 2n ही रहेगी, मतलब नॉर्मल ऑर्गेनिज्म नॉर्मल ही रहेगा, उसका एक या दो क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो सकता है। बेसिक प्लॉइडी सेम 2n ही रहेगी, ओके। बट ऑर्गेनिज्म में have one or two chromosome extra, may have one or two extra chromosome या less chromosome। अब अगर देखो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जैसे कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है, 2n+1 होते हैं, तो भाई देखो उसे कहते हैं हाइपरप्लॉइडी, और अगर कम हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपोप्लॉइडी, ठीक है ना। तो यहां पर एक बार वापस से मैं दोबारा से यही लिखूंगा, जीनोमैटिक म्यूटेशन। बेटा जीनोमैटिक म्यूटेशन जो है उसमें से जो यूप्लॉइडी है, देखो यूप्लॉइडी कब होगी सर, यूप्लॉइडी कब होगी या हो सकती है, और एन्यूप्लॉइडी कब होगी या हो सकती है। सर यूप्लॉइडी मान लीजिए बंदा 3n बनाना है, आपको जाइगोट 3n बनाना है, तो सर उसके लिए कम से कम एक गैमीट का तो डिप्लॉइड होना जरूरी है। दो नॉर्मल हैप्लॉइड ओवा और हैप्लॉइड स्पर्म अगर फ्यूज होंगे तो सर जाहिर सी बात है डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। तो ये तो सब कुछ कहानी नॉर्मल चल रही है। अगर आपको 3n बनाना है, 3n जाइगोट आपको बनाना है, तो सर यू हैव टू फ्यूज एटलीस्ट 2n ओवा विद n स्पर्म और 2n स्पर्म विद n ओवा, और अगर टेट्राप्लॉइड बनाना तो 2n+2n, है ना भाई, ऐसे काम चलेगा। तो बेटा यूप्लॉइडी जो है वो कब अराइज होती है, यूप्लॉइडी अराइज होती है ड्यू टू failure of cytokinesis after telophase either during gametogenesis और इन जाइगोट, या मतलब हाँ एम्ब्रियोनल सेल्स, बेसिकली जाइगोट इज बेटर जाइगोट, ठीक है ना। अगर गैमेटोजेनेसिस के समय हैप्लॉइडी मतलब ये साइटोकाइनेसिस फेल हो गई तो डिप्लॉइड ओवा बन जाएगा, है ना भाई, और उसका फर्टिलाइजेशन हैप्लॉइड स्पर्म्स हो गए तो 3n बन जाएगा, या फिर जाइगोट सही सलामत बन चुका है ना भाई, उसके जाइगोट में टीलोफेज का साइटोकाइनेसिस फेल हो गई तो भैया फिर तो 4n जो सेल है वो एक ही जगह रह जाएगी, है ना भाई, ये वाली बात है। एन्यूप्लॉइडी कब होती है, दिस इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ एनी वन और टू क्रोमोसोम either in anaphase 1 or anaphase 2 during gametogenesis। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ठीक है ना। तो सर देखो यूप्लॉइडी के तो ज्यादा केस अपने पास है नहीं, है ना, या अपने सिलेबस में है नहीं, मैं सही बताऊं तो हम इसको पढ़ने वाले हैं। जैसे जितने भी हम केस पढ़ते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम,
टर्नर सिंड्रोम, वो सब इसकी वजह से पढ़ते हैं हम, एन्यूपोलॉइडी की वजह से पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, है ना। जैसे कि डायग्राम भी है, मैं एक बना के दिखा देता हूं, यहां पर सिंपल सा बना के दिखा देता हूं। सपोज करो भाई ये यहां पर जो है अपना एक सेल है, इसमें 2 क्रोमोसोम है, 2 येलो कलर के क्रोमोसोम है और 2 हमारे पिंक कलर के क्रोमोसोम है। तो भाई ये G1 स्टेज है ना। अब G2 स्टेज जब आएगी तो दोस्तों जाहिर सी बात है G2 स्टेज में हर एक क्रोमोसोम पे 2-2 क्रोमेटिड बन जाएंगे। जैसे इस पर ये 2 क्रोमेटिड बन गए, ठीक, इस पर भी ये 2 क्रोमेटिड बन गए, और सर इस पर भी ये 2 क्रोमेटिड बन गए, और इस पर भी ये 2 क्रोमेटिड बन गए, ये बन गए, 2-2 क्रोमेटिड बन गए, ये G2 स्टेज आ गई। अब G2 स्टेज के बाद सर यहां पर मियोसिस 1 होना है। मियोसिस 1 होगा तो क्या होगा सर, येलो कलर के दोनों क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा। पिंक कलर के क्रोमोसोम भी एक दूसरे से सेपरेट होंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगेगा। हर एक सेल को क्या मिलने वाला है सर, हर एक सेल को एक एक क्रोमोसोम ही मिलने वाला है, एक एक पेयर से, जाहिर सी बात है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। यहां पर ये लग गया मियोसिस 1। आफ्टर मियोसिस 1 में नॉर्मल प्रोसेस बता रहा हूं सर। आफ्टर मियोसिस 1 जब 2 cells द विल हैव व्हाट, दिस 1 क्रोमोसोम हेयर, एक इस पे रह गया, ठीक है भाई। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगा रहे, ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लग रहा है। अबे यार कैसे मजे ले रहे हो। हाँ, यहां पर ये वाला क्रोमोसोम इधर, तो सर ये वाली जो सेल है जो मियोसिस 1 के बाद बनी है, ये डॉटर सेल है ना, जिसको कि आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी oocyte कहते हो, ये देखो ये बन गई मियोसिस 1 के बाद। अब इसमें मियोसिस 2 होगा, तो सर जब मियोसिस 2 होगा, क्यों ना हम इसको ऐसे करें, ये G1 के बाद G2 इधर लिख देते हैं, है ना। ये G2 है भाई, दिस इज G2, ये G2 है, ओके। G1 से G2 पहुंच गया। अब मियोसिस 2 कर लेते हैं। तो जब मियोसिस 2 करेंगे तो भाई हमको 4, हम क्रॉसिंग ओवर का इफेक्ट भूल जाते हैं अभी। तो सर देखिएगा क्या मिलेगा आपको, यहां से 2 डॉटर सेल बनेंगी, एक ये बन गई, एक ये बन गई, ठीक है ना। इधर से भी 2 डॉटर सेल बनेंगी, लाइक दिस एंड लाइक दिस। अब सर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होती है मियोसिस 2 के अंदर। जब स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर होगी तो सर ये वाली जो सेल है, इसके जो 2 सेंट्रोमियर हैं, यानी कि 2 जो क्रोमेटिड हैं हर एक सेल से, हर एक क्रोमोसोम से, आप देख सकते हैं सर, एक ये इसको चला गया और एक ये इसको आ गया, ठीक है भाई। इस पे भाई सेंट्रोमियर बना देते हैं। सिमिलरली यहां से क्रोमेटिड सेपरेट होंगे, एक इसको आ जाएगा और एक ये क्रोमेटिड इसको आ जाएगा, आ गया। इस पे बना देते भाई अपना, क्योंकि अपन ये, ठीक। और बेटा सेम ऐसी ही सेल इधर से मिल जाएंगी। तो ये नॉर्मल कहानी चल रही है, ये चल रही है नॉर्मल कहानी। दिस इज नॉर्मल मियोसिस, नॉर्मल गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। दिस इज नॉर्मल गैमेटोजेनेसिस आप बोल सकते हैं, या फिर नॉर्मल स्पोर फॉर्मेशन आप बोल सकते हो प्लांट के केस में। अब सर इसमें नॉन डिजंक्शन देखिएगा आप सर, मैंने इसकी बनाई कॉपी, मैंने बनाई सर इसकी 3 कॉपी, मतलब 2 कॉपी और बना ली। मैं यहां पर दिखा रहा हूं आपको नॉन डिजंक्शन इन मियोसिस 1। नॉन डिजंक्शन का मतलब होता है कि पेयर के क्रोमोसोम का सेफली फ्रीली एक दूसरे से सेपरेट ना हो पाना, इन मियोसिस 1। अगर मैं मियोसिस 1 में नॉन डिजंक्शन करूं तो सर देखो क्या होगा। मान लेते हैं हम पिंक कलर का नॉन डिजंक्शन दिखाते हैं, तो क्या होगा सर, मियोसिस 1 में यहां पर मैं दिखा देता हूं नॉन डिजंक्शन ऑफ दिस, नॉन डिजंक्शन पिंक वाले में, है ना, पिंक कलर से लिखे मतलब पिंक वाले में दिखा देते। तो सर क्या होगा सर, यही तो होगा कि सर ये मान लो दोनों क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम भी इसी को मिल गया, है ना भाई। देखो इस पे 2 क्रोमेटिड है ना, थोड़ा बड़ा कर दिया, इसको मिल गया। तो सर अब आप देखो यहां पर ये वाली जो हमारी सेल है, इस पे 1 क्रोमोसोम कम है,
ये सेल अब n-1 है और ये n+1 हो चुकी है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये यहां पर 2n होती है, मतलब पूरा लिख देता हूं, 2n 2c होती है, G2 में 2n 4c होती है, और सर यहां पर ये n 2c होती हैं, यहां पर ये nc nc हो जाती हैं, है ना, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, c कंटेंट ऑफ डीएनए। तो सर जब ये n-1 हो गया, क्योंकि एक क्रोमोसोम कम है, यहां n+1 हो गया। अब जब मियोसिस 2 होगा, लग रहा है शैतानी ताकतें हावी हैं, यहां पर मियोसिस 2 नहीं लिखा मैंने, अब लिख दिया। जब बेटा मियोसिस 2 होगा, जब मियोसिस 2 होगा, तो सर अब क्या होगा, जाहिर सी बात है, इसकी दोनों प्रोडक्ट जो सेल आएंगी, वो इस वाले का भी तो क्रोमेटिड बांटेंगी। माने ये वाले जो क्रोमेटिड आपको दिख रहे हैं, जो ये वाले क्रोमेटिड हैं, ये कहां होने चाहिए सर, ये क्रोमेटिड होने चाहिए इसके पास, और ये वाला भी कहां होना चाहिए, इसके पास। ओके, तो सर इस वाली सेल के, इस वाली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या oocyte के जो प्रोडक्ट हैं, ये देख सकते हैं आप, ये वाले दोनों गैमेट कैसे आएंगे, n+1 आएंगे, n+1 आएंगे, और सर ये n-1 आएंगे, n-1 आएंगे। अब नॉन डिजंक्शन की प्रोबेबिलिटी बेटा होती है फीमेल में ज्यादा, क्योंकि फीमेल में oogenesis एक लंबी प्रोसेस है, बर्थ किसे पहली शुरू हो जाती है ना भाई, और क्योंकि आपको पता ही होगा, मैमल की अगर हम बात करें तो जो फीमेल बेबी बर्थ लेती है तो उसके अंदर सर ऑलरेडी डिप्लोटीन स्टेज में पड़ी हुई रहती हैं उसकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, है ना, मतलब ये G2 स्टेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी oocyte हम उसको बोल देते हैं, मतलब फीमेल है तो oocyte होंगी, यहां पर हम उसे, ये मियोसिस 1 के प्रोडक्ट में सेकेंडरी oocyte हम उसको बोलते हैं। अगर मैं रेफरेंस के लिए लिख दूं तो यहां पर ये है प्राइमरी oocyte या स्पर्मेटोसाइट, और बेटा ये मियोसिस 1 के प्रोडक्ट हैं, तो सर ये है सेकेंडरी oocyte या स्पर्मेटोसाइट। अब सर ये जो प्रॉब्लम है, मतलब नॉन डिजंक्शन की, ये oocyte में, मतलब फीमेल में ज्यादा होती है। क्यों होती है सर फीमेल में ज्यादा, फीमेल में सर ज्यादा इसीलिए होती है क्योंकि फीमेल में oogenesis एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लंबे समय तक चलती रहती है, और उसमें बहुत बड़े गैप के लिए सेल अरेस्ट रहती हैं, जबकि स्पर्म में, मेल के स्पर्म में एक साइकिल स्पर्मेटोजेनेसिस की हार्डली 74 या 72 डेज की होती है, तो वहां अरेस्टेशन के चांस कम आते हैं। अब और सोचो, अगर ये केस हुआ और इनमें से किसी एक ओवा से फर्टिलाइजेशन हो जाए तो क्या होगा सर, 2n+1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये अपना पेयर बना लेगा, इसके 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे, तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, 2n+1 हो गया, और अगर इधर से फर्टिलाइजेशन हो तो येलो वाले का पेयर बन जाएगा और पिंक वाला एक ही रहेगा। आप शायद मेरी बात समझ रहे होंगे। अब मैं यहां पर दिखाता हूं सर आपको नॉन डिजंक्शन इन मियोसिस 2। नॉन डिजंक्शन इन मियोसिस 2, अगर मियोसिस 2 में नॉन डिजंक्शन हो तो क्या इफेक्ट दिखाई देगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिएगा आप, अगर नॉन डिजंक्शन मियोसिस 2 में होता है, मियोसिस 2 में, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं नॉन डिजंक्शन, अब या तो इसमें होगा या इसमें होगा, भाई इतनी किस्मत खराब थोड़ी ना दोनों में हो जाएगा। या मान लो oogenesis चल रही है, जैसे ये मैंने फिर से लिखा, ये क्या है, प्राइमरी oocyte या स्पर्मेटोसाइट। ओके, मियोसिस 1 की जो प्रोडक्ट सेल है ना सर, उनका नाम क्या देते हैं हम, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी oocyte, और oogenesis में यही रिलीज होती है, सेकेंडरी oocyte या स्पर्मेटोसाइट। अब सपोज करो नॉन डिजंक्शन होना है मियोसिस 2 में,
ठीक, तो देखिएगा सर ध्यान से, नॉन डिजंक्शन इन मियोसिस 2। अब बेटा मियोसिस 2 में नॉन डिजंक्शन जब होगा तो सर या तो इस सेल में होगा या इसमें होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मेल है तो सर ये दो स्पर्म खराब होंगे, यानी कि 50% स्पर्म खराब होंगे, यहां पर 50% नॉर्मल रहेंगे। अगर नॉन डिजंक्शन मियोसिस 1 में हुआ है तो सर ऑल गैमीट्स विल बी एबनॉर्मल। ये आपको मेरे को समझाना है, ऑल प्रोड्यूस्ड गैमीट एबनॉर्मल। फोर गैमिट या फोर टाइप्स गैमिट है, ठीक है भाई। अगर यहां नॉन डिजंक्शन होगा 50% एनी टू, आउट ऑफ 4 ओनली 2 गैमीट्स और ये कहने का मेरा मतलब ये है कि बेटा 50% गैमीट एबनॉर्मल और उधर 100% गैमीट एबनॉर्मल। ओके, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर नॉन डिजंक्शन हो रहा है तो देयर इज वेरी ह्यूज जेनेटिक कॉकटेल जो ये सब करवा रहा है, और आपकी पूरी बॉडी की उत्पत्ति एक ही जायगोट से हुई, तो पॉसिबिलिटी है कि आपका हर गैमीट ऐसा ही बनेगा। ओके, सो नाउ अगर नॉन डिजंक्शन मियोसिस 2 में होता और मियोसिस 2 में मान लो इस वाली सेल में होता है, ये हमने टारगेट कर लिया कि इस सेल में होता है मियोसिस नॉन डिजंक्शन इन ड्यूरिंग मियोसिस 2 ओके इन दिस सेल यहां पर, और ये नॉन डिजंक्शन कहां पर लिखा है, ये लिखा हुआ है, मतलब ये इससे काम चला लो भाई, है ना, ये रहा नॉन डिजंक्शन हमारा यहां पर हुआ है पूरा। चलो लिख देता हूं, नॉन डिजंक्शन ड्यूरिंग मियोसिस 1, मियोसिस 1 में नॉन डिजंक्शन हुआ है तो सर सारे गैमेट में एबनॉर्मल आएंगे, आधे एक्स्ट्रा वाले आएंगे, हाइपरप्लॉइडी वाले आएंगे, आधे हाइपोप्लॉइडी वाले आएंगे, ठीक है ना भाई, ये आपको ध्यान रखना है। दीज विल बी हाइपरप्लॉइडी and these will be हाइपोप्लॉइडी, हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी। ओके, नाउ मियोसिस 2 में अगर नॉन डिजंक्शन होता और सिर्फ इसमें होता तो बेटा देखो ये सब तो सब नॉर्मल रहने वाला है। अब ये क्रोमेटिड में लफड़ा पड़ेगा। अब सर नॉन डिजंक्शन में इसमें भी मान लो हमने ये दिखा दिया सर पिंक वाले पे, ये लो पिंक वाले को ही कल्प्रिट बना देते हैं भाई, पिंक वाले में नॉन डिजंक्शन हमने दिखा दिया तो सर पिंक वाले की दोनों क्रोमेटिड अब सेपरेट नहीं हो पाएगी, किसी एक को दोनों क्रोमेटिड मिल जाएंगी, या कह लीजिए कि पूरा क्रोमोसोम मिल जाएगा, ये इसको यहां पर मिल जाएगा ऐसे। तो सर ये वाला गैमीट कैसा आएगा, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2, ये आएगा n+1 और ये आएगा n-1, यानी कि दिस इज हाइपरप्लॉइडी, दिस इज हाइपोप्लॉइडी। अगर इस मैम में अगर ये लेडी है, सपोज दिस इज लेडी, ओके, अगर ये लेडी है नॉर्मल, हाइपोप्लॉइडी और ये हाइपरप्लॉइडी। अब अगर ये लेडी है, ठीक है भाई, तो क्या होगा, दो चांस बनेंगे। सपोज करो ये पोलर बॉडी बन गई, ये वाली सेल, तब इसके बच्चे नॉर्मल पैदा होंगे, क्योंकि अगर ये वाली पोलर बॉडी बन गई तो भाई ओव्यूलेशन में ये रिलीज होगा, और ये रिलीज होने के बाद उसमें नॉर्मल मियोसिस हुई, तो कोई सा भी ओवा बने उसका जो जायगोट बने नॉर्मल बनेगा, डन। बट अगर पोलर बॉडी बनी ये वाली, ये वाला पोलर बॉडी, और ये बना एक्चुअल सेकेंडरी oocyte जो ओव्यूलेशन में बना है, और उसके बाद फिर जब फर्टिलाइजेशन के बाद स्पर्म जैसी आता तभी मियोसिस 2 होती है। उसके बाद अब सर ये लक है, किस्मत है, प्रोबेबिलिटी है
कि अगर ये वाला फाइनल ओवा बना तो 2n-1 पैदा होगा, और अगर ये वाला ओवा से फर्टिलाइजेशन हुआ तो 2n+1 पैदा होगा। ओके, यस। अगर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 है तो बच्चा डाउन सिंड्रोम का पैदा होगा, इससे ट्राइसोमी होने वाली है। तो बेटा दिस इज द रीजन फॉर एन्यूप्लॉइडी। अब ये वही डायग्राम है, शानदार बुक से हमने डायग्राम लिया है। ओके, जो मैंने अभी तक समझाया इसमें वही है ना। मियोसिस 1 में अगर नॉन डिजंक्शन होता है तो आप देख सकते हो नीचे वाले क्रोमोसोम इसमें है, इसमें कुछ नहीं है, तो ये n+1 n+1 n-1 n-1, मतलब मियोसिस 1 में अगर नॉन डिजंक्शन हुआ तो सर सारे क्रोमोसोम सारे गैमेट खराब पैदा होंगे, और अगर नॉन डिजंक्शन मियोसिस 2 में हुआ तो सर आधे गैमेट नॉर्मल आएंगे, आधे एबनॉर्मल आएंगे। ओके, सो दिस इज द की कि कहां पर नॉन डिजंक्शन हो रहा है। तो सर ये बनने वाला है एकदम NEP के अकॉर्डिंग बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट। सेम थिंग जो मैंने आपको सिखाई, दिस इज ऑल्सो ये फर्टिलाइजेशन है। देखो, अगर मियोसिस 1 में नॉन डिजंक्शन हुआ, मियोसिस 1 में नॉन डिजंक्शन हुआ, अब 2 ही क्रोमोसोम है तो दोनों के दोनों क्रोमोसोम उसको गए, इसको कुछ नहीं गया। अब मियोसिस 2 हुआ, ये दोनों क्रोमेटिड अलग हो गए, है ना भाई, ये देखो 2 सेल बन गई, इनको कुछ नहीं मिला। मतलब अगर मियोसिस 1 में नॉन डिजंक्शन होता है तो सर आधे गैमीट तो एबनॉर्मल ही पैदा होंगे। तो ये देखो ट्राइसोमी हो गई 2n+1, और इधर मोनोसोमी हो गई 2n-1। गेटिंग माय पॉइंट। सेम नॉन डिजंक्शन अगर मियोसिस 2 में होता है, कहां पर होता सर, मियोसिस 2 में होता है। यहां नॉन डिजंक्शन कहां पर हुआ है सर, यहां नॉन डिजंक्शन हुआ है मियोसिस 1 में। ओके, ये आप देख सकते हो मियोसिस 1 में। तो मियोसिस 1 में होगा तो सर 50% एबनॉर्मल 50% नॉर्मल आएंगे। अगर मियोसिस 2 में नॉन डिजंक्शन होता है तो सर अभी चांस है कि सर नॉर्मल सेल भी आएगी और एबनॉर्मल भी आएगी, जो कि मैं आपको समझा चुका हूं। अगर नॉन डिजंक्शन यहां पर होता है तो देखो ये मियोसिस 1 के बाद एक एक क्रोमोसोम नॉर्मल आ चुका है दोनों पे, यहां नॉन डिजंक्शन हुआ तो दोनों क्रोमेटिड एक ही सेल को मिल गई, तुम बेकार खाली, इसकी दोनों सही। अब ये आया स्पर्म, इसने फर्टिलाइजेशन किया तो देखो सर इससे ये क्या बना, ट्राइसोमी 2n+1, इससे क्या बनेगा, मोनोसोमी 2n-1, और सर यहां से क्या बनेगा, नॉर्मल डिप्लॉइड बनेगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। ये आप देख सकते हो, ये देखो इनसे नॉर्मल डिप्लॉइड बनेगा, अब स्पर्म आएगा तो, है ना भाई, इनसे क्या बनेगा 2n+1 बनेगा, इससे 2n-1 बनेगा। ओके, सो दिस इज द पॉइंट, राइट दोस्तों। चलो अब ये जो चीज है दिस वन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जस्ट फॉर रिवीजन, जस्ट फॉर रेफरेंस। जैसे ये बेसिकली जब फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस हो जाए, ये क्या है, ये बेसिकली यूप्लॉइड्स हैं, ये यूप्लॉइड्स हैं, ये आपके रेफरेंस के लिए हैं। जैसे ये स्टार्टिंग से अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला जो सीन था हमारा कि सर जब फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस हो जाए तो पूरा का पूरा बंदा है डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड हो सकता है या हैप्लॉइड से डिप्लॉइड हो सकता है। तो सर जो वीट वगैरह हैं हमारे, वो ऐसे होते हैं, जैसे आप देख सकते हो पोटैटो जो है, पोटैटो वो 4n है, उसमें 48 क्रोमोसोम होते हैं। बनाना जो होता है बेटा वो 3n होता है, 33 होता है, इसलिए वो सीडलेस होता है। ओके, और भी चीजें हैं, वीट है, वीट जो है वो 6n है ना, ये याद नहीं करना है, याद रटना नहीं है। है ना भाई, चलिए अब देखो दोस्तों, कुछ सिंड्रोम के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे पटाउ सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम से पहले मैं बताता हूं आपको डाउन सिंड्रोम। कहां गया हमारा डाउन सिंड्रोम, ये रहा डाउन सिंड्रोम। ये वाला फोटो आपको सबने देखा ही होगा, है ना, डाउन सिंड्रोम। लैंगडन डाउन के नाम पर इसका नाम है, इसलिए इसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है ना। इसमें बेसिकली जो बच्चा होता है, किड होता है, उसमें 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो कौन है, वो है सर हमारा
21 नंबर का क्रोमोसोम। तो ट्राइसोमी ऑफ 21 की वजह से ये होता है। एडवर्ड सिंड्रोम, दिस इज ड्यू टू ऑन द नेम ऑफ लैंगडन डाउन, ठीक, ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी की वजह से ये होता है। मतलब 21वें नंबर पर सर क्या है, 21वें नंबर पर 3 क्रोमोसोम है। अब जैसा कि मैंने बताया कि सर एन्यूप्लॉइडी का केस है, ओके, एन्यूप्लॉइडी का केस है 2n+1, ट्वेंटी फर्स्ट एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। सर देखो ऑब्वियस सी बात है, जो ओवा है, ओवा में n+1 क्रोमोसोम रहे होंगे। 23+1 एक एक्स्ट्रा 21 पे रहा होगा, यानी कि 21 के टोटल 2 क्रोमोसोम ओवा पे रहे होंगे और स्पर्म से नॉर्मल आया होगा। क्योंकि सर ओवा में नॉन डिसजंक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड oogenesis, non-disjunction are more frequent in females, ओके, फीमेल में ज्यादा होते हैं और चांसेस ऑफ नॉन डिसजंक्शन एज के साथ बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है तो चांसेस ऑफ नॉन डिसजंक्शन बढ़ते जाते हैं, ओके। चांसेस ऑफ नॉन डिसजंक्शन इंक्रीजेज विद द एज ऑफ फीमेल। मतलब वो फीमेल, जैसे भाई फीमेल में नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो जाती है ना, 11-12 ईयर की एज में। सोचो 12 ईयर की जो फीमेल है उसमें जो oogenesis हो रही है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, जो ओवा डेवलप हो रहा है, वो 12 साल के बाद डिप्लोटीन से बाहर आएगा। डिप्लोटीन में क्याजमेटा बने हुए हैं। या 25 ईयर की एज में जो फीमेल है उसमें जो oogenesis चल रही है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, उसके अंदर जो ओवा डेवलप होंगे उनमें जो सेकेंडरी oocyte बनेगा उसकी डिप्लोटीन 25 साल लंबी रही है, मतलब उसको डिक्टियोटीन कहते हैं। सेम 35 ईयर की एज में जो फीमेल है उसमें जो oogenesis हो रही है उसमें जो ओवा है, और मतलब उसमें सर 35 ईयर लॉन्ग डिक्टियोटीन या डिप्लोटीन रही है। सेम 40 ईयर 45 ईयर। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो सर वो जो डिप्लोटीन में ऐसे रहते हैं ना क्रोमोसोम, क्याजमेटा बने हुए, उनके सेपरेट होने चांस कम होते जाते हैं, उनके सेपरेट होने के चांस कम होते जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज द ग्राफ आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एफ्लिक्टेड विद डाउन सिंड्रोम पर 1000 बर्थ, ये, और सर ये है मैटरनल एज। ये क्या है सर, दिस इज मैटरनल एज। older mothers are more likely to give birth to a child with down syndrome, कि अगर ज्यादा एज की मदर है, मान लीजिए कोई लेडी अगर 40 की एज में मदर बनना चाह रही है या 45 की एज में मदर बनती है, तो चूंकि उसके अंदर जो डिक्टियोटीन है, डिप्लोटीन है, वो उतना ज्यादा प्रोलॉन्ग हो गया है, तो उनके क्याजमेटा के एक दूसरे से सेपरेट होने के चांस उतने कम हो जा रहे हैं। ये प्रिडिक्शन है, ऐसा कुछ भाई वो नहीं है कि होगा ही होगा। तो देखो अगर 20 ईयर की के लगभग की एज है तो ऑन एन एवरेज 1 in 2000 जो प्रेगनेंसी हैं उसमें डाउन सिंड्रोम होने चांस है, ठीक है ना भाई। 30 ईयर की एज में अगर आ जाएं, मान लीजिए एक लेडी की एज 30 ईयर है और वो कंसीव करती है, प्रेगनेंसी शुरू करती है, तो चांस है कि 900 प्रेगनेंसी में से एक में डाउन सिंड्रोम होने के चांस हैं। 40 ईयर की एज में अगर कोई लेडी आ चुकी है और वो
कंसीव करती है तो इट इज द प्रोबेबिलिटी के भाई 10% चांस हो के डाउन सिंड्रोम हो सकता है बेबी को। और सर आपको शायद पता होगा कि जितनी भी कंसीव किए जाते हैं, जितने नंबर कंसीव किए जाते हैं, अगर मान लीजिए 100 लेडी कंसीव कर रही हैं, 1000 लेडी कंसीव कर रही हैं, तो 1000 की 1000 में प्रेगनेंसी स्टार्ट नहीं होती है, ऑटोमेटिक एबॉर्शन भी हो जाते हैं। तो बेटा ऑटोमेटिक एबॉर्शन होने के पीछे भी बहुत सारे इस तरह के डिसऑर्डर रहते हैं जो कि कभी रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते हैं। आम इंसान या नॉर्मल ह्यूमन सोसाइटी उसको बस ऐसी के ठीक है इम्प्लांटेशन नहीं हो पाए, जस्ट इट वाज ए केस, द प्रेगनेंसी वाज नॉट स्टार्टेड सक्सेसफुली, समझ के उसको छोड़ देते, क्योंकि भाई एक तो अबॉर्ट हो चुका, चेकअप कैसे कराओगे तुम कि क्या रीजन रहा है ना। तो ऐसा माना जाता है कि जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होते हैं या मतलब इम्प्लांट ही नहीं हो पाते हैं जो जायगोट है ना, वो कहीं ना कहीं इस तरह के ही ट्राइसोमी टेट्रासोमी की वजह से इम्प्लांट नहीं ही हो पाते हैं। ओके, अगर सर 50 ईयर की एज है किसी लेडी की, तो सर चांस है कि हर 12 प्रेगनेंसी में से एक प्रेगनेंसी में डाउन सिंड्रोम होना ही होना है। ठीक है, तो इंसिडेंस ऑफ प्राइमरी डाउन सिंड्रोम इंक्रीज विद मैटरनल एज। ओके सर, यस, तो डाउन सिंड्रोम होने के जो चांस हैं वो मैटरनल एज के साथ इस तरह से बढ़ते जाते हैं। दिस इज द बेबी या गर्ल विद डाउन सिंड्रोम। इसमें 23rd नंबर पर जो है ये बेटा, सॉरी 21st नंबर पर ये 21st क्रोमोसोम है। यहां पर आप देख सकते हैं 3 क्रोमोसोम आपको दिख रहे होंगे। ये फोटोग्राफ है, इसको मंगोलियन इडियोसी भी कहा जाता है। अनफॉर्चुनेटली इनके अंदर, जैसे ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी के बगल में एक ईडियोग्राम भी दिया हुआ है, वो मैं लाना भूल गया हूं, कोई बात नहीं। तो देखो बेटा इसके ये फीचर रहते हैं, जो पीछे का फ्लैट है वो फ्लैट रहने वाला है। फिंगर पे जैसे अपनी 1 2 3 लूप है, इसमें कई सारे लूप होते हैं, मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स। हमारे हाथों में लकीरें दिखाई देती हैं, इनके हाथों में सर एक्स्ट्रा क्लियर कट एक लाइन दिखाई देगी जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज कहते हैं। ओके, पीछे से जो सेरेबेलम वाला हिस्सा है वो भी फ्लैट, आगे से फोरहेड भी, फेस भी फ्लैट। टंग जो है बेटा परमानेंटली बाहर निकली रहती है, क्योंकि बड़ी टंग होती है और उसमें फरो होते हैं, जैसे यहां पर पाम में क्रीज है, टंग में भी क्रीज होती है। आई से परमानेंटली खुला हुआ मुंह रहता है, सलाइवेशन बहुत ज्यादा होता है। और कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज ये उनको रहती है। इनकी जो एज है वो मतलब अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो बेटा दे कैन रीच अप टू द एज ऑफ 20-25 है ना, एंड दे कैन ऑल्सो प्रोड्यूस द बेबीज विद द जेनेटिकल काउंसलिंग एंड मतलब ऑब्जर्वेशन। अभी मेडिकल साइंस इतना बढ़ चुका है। ओके, यस, तो सर ए पर्सन इज डाउन सिंड्रोम यूजुअली छोटा होता है, शॉर्ट होता है, और उसकी बहुत कम घने बाल होते हैं और टंग जो है वो बाहर निकली रहती है। मोटे मोटे उसके लिप्स भी बेचारे के थिक्स होते हैं, और पाम क्रीज रहती है। जॉइंट्स पर थोड़ा अच्छे से पकड़ नहीं रहती है, रेफ्लेक्स पुअर होते हैं, मसल भी फ्लॉपी होती है, अपीयरेंस भी फ्लॉपी होती है। और डेवलपमेंट जो है जैसे बैठना, उठना, चलना, स्लो वॉक करना, ये भी मतलब जो है काफी दयनीय स्थिति में रहता है। ओके, इवन टॉयलेट ट्रेनिंग में भी उनको कई साल लग जाते हैं। ये मतलब थोड़ी सी कहना चाहिए कि दयनीय स्थिति है, सरवाइव कर लेते हैं बट वो लाइफ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज्ड ही रहती है। इंटेलिजेंसी बेटा बहुत वेरी करती है, IQ लेस देन 40 के आसपास रहता है। और इनमें एक और फीचर रहता है इपिकेंथस। इपिकेंथस का मतलब है, इसको नीचे ले लेते हैं यहां पर, एक्स्ट्रा फोल्ड ऑन अपर आईलिड। इसे हम इपिकेंथस कहते हैं। ओके, यस, तो ये भी एक फीचर होता है इनका। मंगोलियन इडियोसिस को कहा जाता है क्योंकि ये लुक वाइज थोड़े ऐसे दिखते हैं जैसे मंगोल्स होते हैं, चाइना के लोग होते हैं, और IQ कम होने की वजह से इस सिंड्रोम को मंगोलियन आयोडोसी कह के भी चिढ़ाया जाता है। और ये उसके कुछ फीचर हैं। डाउन सिंड्रोम, पेरेंट्स ऑफ ए चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम कैन हेल्प दियर चाइल्ड रीच मैक्सिमल पोटेंशियल बाय प्रोवाइडिंग ए स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट। मतलब कुछ स्पेशल केयर वाले स्कूल्स रहते हैं
जो इनकी केयर कर लेते हैं। ओके, ये सारी बातें हैं, एक्स्ट्रा बातें जो आपको अच्छी लगेंगी। इनमें बेटा हार्ट के साथ साथ किडनी में भी प्रॉब्लम होती है, सुनने में और विजुअल में भी लॉस होता है, इम्यून सिस्टम भी सप्रेस रहता है, इन्फ्लुएंजा बहुत जल्दी हो जाता है, इवन डेडली हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी प्रॉब्लम होती है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के ब्लॉकेज भी उनमें कॉमन रहते हैं, और सर्जिकल करेक्शन की जरूरत पड़ती है। मतलब ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, एनसीईआरटी में तो बस छोटा सा दे दिया गया है। ओके, एक जो जिसको डाउन सिंड्रोम है उसको 15 गुना ज्यादा चांस होते कि उसको ल्यूकीमिया हो जाएगा। ए चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम इज 15 टाइम्स मोर लाइकली टू डेवलप ल्यूकीमिया देन ए चाइल्ड हु डज नॉट हैव द सिंड्रोम, है ना भाई। एक बच्चा जिसको डाउन सिंड्रोम है उसको बेटा 15 गुना ज्यादा चांस है कि वो ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर डेवलप कर लेगा। तो यू शुड बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स, टू द प्रोबेबिलिटी है ना सर, प्रोबेबिलिटी, गॉड के वी ऑल आर हैप्पी। ओके, रिस्क बहुत कम है भले ही, बट चांसेस होते हैं, ठीक है ना। ये बेटा सॉलिड ट्यूमर वगैरह भी इनमें बनने के चांस रहते हैं। चलिए भाई, अभी 60 तक की एक्सपेक्टेंसी बन चुकी है। 1910 में ये एक्सपेक्टेंसी मात्र 9 साल हुआ करती थी कि अगर किसी को डाउन सिंड्रोम है तो वो 9 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। अभी काफी सिम्टम्स ट्रीटेबल हैं और एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 60 के आसपास तक पहुंच चुकी है। ओके, या बेटा एल्जाइमर डिसीज बनने के भी चांस बनते हैं। हमारे जो बहुत से ऐसे पर्सन्स हैं जिनको मेडिकल हेल्प की वजह से डाउन सिंड्रोम है और उनको 40 पार पहुंचा दिया गया, तो चांस बन जाते कि भाई उनमें एल्जाइमर डिसीज हो जाए, क्योंकि जो एल्जाइमर डिसीज में बनने वाले एमालॉइड बीटा प्लाक्स होते हैं, जो मतलब बीटा प्रोटीन्स होती है, कुछ होती हैं प्रोटीन्स भाई न्यूरॉन्स में डेवलप हो जाती हैं, डिपॉजिट हो जाती है, तो एल्जाइमर होने लगता है। तो अभी एक एल्जाइमर हो गई, एक पार्किंसन हो गई, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, साइंटिस्ट इसमें काफी खोज कर चुके हैं, है ना भाई। अपन बॉटनी वाले तो ज्यादा उधर ताक झाक नहीं कर पाए हैं है ना। तो बस इतना याद है मुझे कि एल्जाइमर में का एक जीन भी होता है जो 21 क्रोमोसोम पे है, कि अगर उसमें कुछ डिफेक्ट होता है तो वो ऐसी एक्स्ट्रा प्रोटीन बना देगा जो ब्रेन्स की न्यूरॉन्स को बरी कर लेंगी। उस प्रोटीन में एमाइलॉइड एक तरह का स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, उसके प्लाक बन जाएंगे और अल्जाइमर हो जाएगा। अब जिस बंदे में 3 क्रोमोसोम है 21 के, समझिएगा आप, तो उसमें तो और ज्यादा चांस बनेंगे भाई, तेरे पास तो एक्स्ट्रा 21 क्रोमोसोम है। हाँ, ट्राइसोमी 21 डेवलपिंग एल्जाइमर इज 25% कंपेयर टू 6% फॉर जनरल पॉपुलेशन, है ना। मतलब अगर आपको डाउन सिंड्रोम है तो आपके पास एल्जाइमर होने के चांस 25% हैं, जबकि जनरल पॉपुलेशन में मात्र 6% होते हैं। ओके, perhaps the extra copy of the gene in trisomy 21 has a similar effect to a mutation in the gene that cause Alzheimer disease, जो कि मैंने अभी अभी बोला है। तगड़ी बातें बताएं यार आपको, ऐसे थोड़ी ना। हाँ, a gene on chromosome 21 cause one inherited form of Alzheimer disease. So this is about the this one. Okay, सेम ऐसे ही बेटा ये 2 सिंड्रोम और होते हैं, पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम होता है ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम। ओके, सो इसमें भी टोटल आ जाते 47 क्रोमोसोम। और ऐसे ही होता है एडवर्ड सिंड्रोम, दिस इज ड्यू टू द, इसमें भी टोटल 47 क्रोमोसोम है। और सर इसमें होता है ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने यहां पर दिया है ना। बाकी देखो मेंटल रिटार्डेशन सभी में होगा, है ना।
थोड़ा सा जॉइंट्स में प्रॉब्लम सब में होगी, इंटरनल ऑर्गन में प्रॉब्लम सब में होगी। पटाउ सिंड्रोम की, सॉरी एडवर्ड सिंड्रोम की ट्राइसोमी ऑफ 18 है ना, ट्राइसोमी ऑफ 18 की करैक्टरिस्टिक फीचर होती है, तो उसका जो बच्चा होता है ना, उसकी मुट्ठियां आई से बंद रहती हैं, अंगूठा अंदर, बाहर से मुट्ठी आई से बंद। दिस इज द करैक्टरिस्टिक फीचर। एन इन्फेंट विद ट्राइसोमी 18 क्लेंच द फिस्ट इन ए करैक्टरिस्टिक वे विद फिंगर्स ओवरलैपिंग। फिंगर्स एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी। मैं थोड़ी ना बना पाऊंगा यार ऐसे करके, है ना, अंगूठा अंदर, फिंगर एक दूसरे पे जा रही है। सारे बच्चों में नहीं होता, सारे बच्चों में होता है, ऐसे सब में नहीं होता, ठीक है ना। ये उसके बारे में है कुछ, जैसे लिवर में, हार्ट डिफेक्ट, मतलब ये लगभग सभी में होगा यार। ओवरलैपिंग फिंगर हो गई, थोड़ा सा खुला हुआ मुंह, ये सभी में ही होता, मतलब, है ना। यूजुअली अफेक्टेड इंडिविजुअल्स या तो बॉर्न ही नहीं होंगे, बॉर्न होते तक, है ना, वही वाली बात कि भाई स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाएगा, नहीं तो ये सारी प्रॉब्लम आई। सेम ऐसे ही ट्राइसोमी ऑफ 18, पटाउ सिंड्रोम, ये वही साइंटिस्ट के नाम पर है, इसमें भी हार्ट, किडनी, ब्रेन, फेस सब में प्रॉब्लम होगी। छोटा सा हेड होगा, है ना, एक्स्ट्रा फिंगर्स हो सकती हैं, टो हो सकते हैं एक्स्ट्रा। अल्ट्रासाउंड में एमनियोसेंटेसिस का पता चल जाता है, तो जेनेटिकल काउंसलिंग के बाद हो सकता है भी पेरेंट्स उसको अबॉर्ट कर दें। ये सारी बातें हैं। अब आते हैं सेम ऐसी, ये उसके बारे में है, तीनों के बारे में। पटाउ सिंड्रोम 13 ट्राइसोमी है, एडवर्ड 18 ट्राइसोमी, और 21 ट्राइसोमी आपका डाउन सिंड्रोम है। दिस इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ओके, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी सर क्या है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है। अब इसे हम ट्राइसोमी नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर सर क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम 3 नहीं है, 2 ही है ना। द पर्सन हैज ओनली 2 एक्स क्रोमोसोम। तो बेटा ये जो है, दिस इज टोटल 47 क्रोमोसोम। ओके, और इसमें होते हैं 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स वाई, ये एक्स एक्स वाई, ठीक है ना। अब इसमें सर आप इसे ट्राइसोमी ऑफ वाई नहीं कह सकते या एक्स नहीं कह सकते। रीजन वही है कि नॉन डिजंक्शन हो गया ओवा में, है ना भाई, उसके फर्टिलाइजेशन से हो गया। जैसे मान के चलो, मैं आपको दिखाता हूं, 22 पेयर ऑटोसोम प्लस एक्स वाई, इसमें हुआ मियोसिस, मियोसिस होके बने स्पम्स, 22 प्लस एक्स वाला स्पम, और 22 आधे बने बाई एक्स वाले स्पम और आधे बने बाई वाले स्पम। अब इनका फर्टिलाइजेशन कराना हमको, है ना, और एक फीमेल हम लेते हैं जिसके अंदर गलती से नॉन डिजंक्शन हो गया है, एक्स में ही नॉन डिजंक्शन हो गया है। एक फीमेल है जिसमें 22 पेयर ऑटोसोम होंगे प्लस एक्स एक्स होगा। अब इसमें सर नॉन डिजंक्शन करा दो, एक्स में नॉन डिजंक्शन करा दो, इसको ऐसे लिख देते हैं, फीमेल है, फीमेल का सिंबल ऊपर ले आते हैं, ये आ गया। अब इसमें नॉन डिजंक्शन हुआ, मान लो नॉन डिजंक्शन ऑफ एक्स, तो सर जो ओवा बनेगा वो कैसा बनेगा सर, 50% ओवा बनेंगे 22 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स वाले, है कि नहीं, बिल्कुल बनेंगे सर, एक्स एक्स वाले बनेंगे सर। जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल करते हैं, इसको यहां ले आते हैं, 22 प्लस आधे ओवा ऐसे आएंगे ना जिनमें दोनों एक्स आ जाएंगे, और आधे ओवा ऐसे आएंगे जिनमें एक्स ही नहीं होगा। तो अगर सर फर्टिलाइजेशन ये वाला हो जाता तो देखिए यहां क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, 22 पेयर के ऑटोसोम आ गए प्लस ट्रिपल एक्स, सुपर फीमेल, इधर 22 पेयर का ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स वाई, दिस इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, अवर केस।
हो गया क्लाइनफेल्टर। अब अगर यहां से शुरुआत करें, दिस लेडी 22 पेयर ऑटोजोम प्लस एक्स ओनली, है ना भाई, दिस इज योर टर्नर सिंड्रोम, दिस इज योर एक्स जीरो आप लिख लो या तो भाई, दिस इज टर्नर सिंड्रोम, और दिस वन विल बी नुमान सिंड्रोम और नॉन वायबल। ये नॉन वायबल है, मतलब ये वही है जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्ट हो जाएगा, हालांकि इसको नॉन वायबल कहते हैं क्योंकि सर एक्स का होना जरूरी है। तो ये वाला हमारा केस है, ये ट्राइसोमी हो गई, ये सुपर फीमेल आप इसको कह सकते हो। तो सर ये चांस है टर्नर सिंड्रोम होने का और क्लाइनफेल्टर होने के, ये चांस है या ये वजह है। यूजुअली फीमेल में नॉन डिसजंक्शन होगा, एक्स में अगर हो गया तो ये प्रोबेबिलिटी बनती है। तो सर अब ये जो भाई साहब हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाई एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होगा मेल का, है ना भाई, टेस्टीज एंड पेनिस प्रेजेंट, बट एक्स होने की वजह से दे विल डेवलप ब्रेस्ट, मतलब छोटे पे तो एट बर्थ एपियर नॉर्मल, बर्थ होने पे नॉर्मल ही दिखेंगे, जैसे से एज बढ़ेगी तो बेटा ये गाइनिकोमेस्टिया बनते जाएंगे, एट प्यूबर्टी दे विल बिकम गाइनिकोमेस्टिया। एक्स होने की वजह से इनमें रूडिमेंट्री ओवरी बन जाएंगी, है ना भाई, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, इनका थोड़ा सा टॉल सेचर रहेगा, स्टेचर टॉल रहेगा, है ना भाई, नॉर्मल यूजुअली से थोड़े बड़े रहेंगे, फेमिनाइन करेक्टर रहेंगे, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना भाई, मतलब मेमोरी ग्लैंड जो है वो बड़े हो जाएंगे, ओके। एंड सर आईक्यू भी इनका लो रहेगा, ओके, बार बॉडी इनमें एक ही आएगी, ये सारे फीचर इनके रहने वाले हैं। ये मैंने रीजन बताया, इसको हम रखते हैं ऊपर यहां पे। अब देखो इनके बारे में कुछ जानकारी है जो कि मैं आई वुड लव टू शेयर विद यू, इसलिए मैं लेके आया हूं। अबाउट 500 में से एक मेल ऐसा रहता है जिसमें एक्स्ट्रा एक्स रहता है, जिसको एक्स एक्स वाई वजह से क्लाइनफेल्टर कहते हैं। बेटा उनमें अंडर डेवलप्ड सेक्सुअली रहते हैं वो, मतलब एक तरह से स्टेराइल ही हैं, है ना भाई, और रूडिमेंट्री टेस्टिस उनके रहेंगे क्योंकि एक्स एक्स की वजह से फेमिनाइन करेक्टर आ गए हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड भी बेटा उनकी ऐसी रहेगी, स्पेयर्स प्यूबिक हेयर रहेंगे, फेशियल हेयर भी बस ऐसी रहेंगे थोड़े बहुत ही। दे हैव वेरी लॉन्ग आर्म्स एंड लेग्स, है ना, उनकी हाथ पैर बड़े लंबे लंबे रहते हैं, है ना भाई, लार्ज हैंड्स एंड फीट एंड मे डेवलप ब्रेस्ट टिश्यू, गाइनिकोमेस्टिया। एक्स एक्स वाई सिंड्रोम इज मोस्ट कॉमन जेनेटिक और क्रोमिक क्या जो भी लिखा है क्रोमोसोमल कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एजेंट एक्स एक्स वाई है। इसके अलावा देखो और क्या क्या फीचर हो सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन अगर दे दिए जाएं प्यूबर्टी आते समय तो उनकी लिम्ब की लंबाई को थोड़ा घटाया जा सकता है, ओके, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप किए जा सकते हैं क्योंकि इनमें भाई ईस्ट्रोजन भी बनेगा, इनकी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन बनाएगी, तो टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन इनको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। बॉयज एंड मैन विद एक्स एक्स वाई सिंड्रोम मे बी स्लो टू लर्न, है ना भाई, मतलब वो आईक्यू वगैरह थोड़ा स्लो रहने ही है। नॉट इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, मतलब उतने डिसेबल्ड नहीं है, थोड़ा बस आईक्यू कम है, ओके, अनलेस दे हैव मोर देन 2x क्रोमोसोम, मतलब अगर ट्रिपल एक्स वाई भी होता है, अगर ट्रिपल एक्स वाई हुआ तो सर बहुत ज्यादा खतरनाक बुद्धिमत्ता लेवल पे वो गिर जाएंगे। इनसे बेटा ये जेनेटिकल काउंसलिंग और मेडिकल हेल्प से इनको ये पापा बने हैं, है ना, स्पर्म जो है वो फाइनल आउट किए गए हैं, निकाले गए हैं, जिसमें एक ही सेक्स क्रोमोसोम हो, और ऐसा हो गया, ये पढ़ने के लिए है एक्स एक्स वाई सिंड्रोम।
ये लिख रहे हैं, however sperm from the man with XXY syndrome are more likely to have extra X chromosome, usually X और Y, but also autosome, है ना। मतलब बड़ा रेयर है कि भाई एक XXY वाले बंदे से तुम हेल्दी स्पर्म निकाल पाओ, बट हाँ मेडिकल हेल्प की मदद से हो पाया है। नाउ टर्नर सिंड्रोम, ओके भाई, टर्नर सिंड्रोम, बट बेटा दिस इज ड्यू टू मोनोसोमी ऑफ एक्स। इट इज 45 क्रोमोसोम टोटल, और आप देख सकते हो इसका रीजन मैंने बताया आपको, दिस वन, दिस इज टर्नर सिंड्रोम। अब यहां पर देखो एक ही एक्स है, इसको आप ट्राइसोमी ऑफ एक्स बोल सकते हो, सुपर फीमेल को, इसको नहीं बोल सकते ट्राइसोमी क्लाइनफेल्टर को, एक्स्ट्रा एक्स ही बोलो क्योंकि उस पर 3 एक्स नहीं है। तो दिस इज मोनोसोमी ऑफ एक्स, टोटल 45 क्रोमोसोम ड्यू टू मोनोसोमी ऑफ एक्स। अब सर इसमें एट बर्थ इट इज नॉर्मल फीमेल, ये नॉर्मल फीमेल है। एट मैच्योरिटी सेकेंडरी सेक्स, मतलब एट मैच्योरिटी आने पर ही पहचान पड़ पाती है कि ये दिस फीमेल इज नॉट नॉर्मल, इट इज अंडर ए सिंड्रोम, ठीक है ना। एट मैच्योरिटी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नॉट डेवलप। जैसे इनमें बेटा रूडिमेंट्री ओवरी होगी, है ना, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, मेमरी ग्लैंड ब्रेस्ट का डेवलपमेंट नहीं होगा, है ना, इनफर्टाइल रहेंगी, ओव्यूलेशन भी नहीं होगा, ओके, दीज आर द केस। हालांकि इनको मतलब जो हार्मोन ट्रीटमेंट देके इनको मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप कराए जा सकते हैं। दे कैन फील लाइक नॉर्मल फीमेल बाय एक्सटर्नल बॉडी फीचर, शॉर्ट स्टेचर एंड अंडर डेवलप्ड फेमाइन करेक्टर। तो मतलब एग्जैक्ट क्लाइनफेल्टर का उल्टा है, वहां पर लॉन्ग एंड फेमाइन करेक्टर डेवलप थे, देखिएगा आप, फेमिनाइन करेक्टर, मेल में फीमेल वाले करेक्टर यहां, और विद लेंथ ज्यादा क्लाइनफेल्टर में, यहां पर फीमेल ही है, बॉडी हाइट छोटी है और फीमेल करेक्टर ही अंडर डेवलप्ड है, दिस इज द केस। बाकी कुछ और जानकारी आपके लिए यहां पर है, ठीक है ना। अभी देखो, लाइक ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइड्स, मतलब कि अब यहां पर ये हाइपोप्लॉइड है भाई, एन्यूप्लॉइड में कौन सा है, हाइपोप्लॉइड है। टर्नर सिंड्रोम नाउ कॉल्ड एक्सओ सिंड्रोम is found more frequently among spontaneous aborted fetus than among newborn। जो मैंने आपको बताया कि बेटा जो जैसे कंसीव हुआ, प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, एबॉर्शन हो गया, अपने आप ही हो गया, लेडी ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा अपना खाने पीना, फिर भी हो गया, सो माइट बी सर उस अबॉर्टेड फीटस में, या फीटस भी नहीं बोलेंगे, अबॉर्टेड जो स्टार्ट हो रहा था एम्ब्रियो, उसमें सर कुछ प्रॉब्लम रही हो, तो ये भी नेचुरली अबॉर्ट हो जाते हैं, ओके। या 99% ऑफ एक्सो आर नॉट बोर्न, ओके। तो अमूमन समाज में होता है, जैसे अबॉर्शन हो गया तो दुख मनाने लगते, तो बिकॉज दे डोंट नो बिहाइंड द कॉज, कॉज क्या रहा होगा, इवन कोई नहीं जानता, पढ़ा लिखा फैमिली भी शायद ना जाने कि क्यों अबॉर्शन हो गया, भगवान की ऐसी इच्छा थी, ऑब्वियसली बात है, ऐसा हो जाता है, बट उसके पीछे रीजन रहता कि अगर वो बच्चा अबॉर्ट ना होता, ये फीटस अबॉर्ट ना होता, तो वो पैदा होता तो सर उसकी जिंदगी झन्नुमी होती, तो ओके अबॉर्ट हो गया, ठीक। सिंड्रोम अफेक्ट्स दिस, डेटा है, इफ एम्नियोसेंटिस और सीबीएस कोरियोनिक विल्लाई सैंपलिंग अगर की जाए, was not done, a person with XO syndrome would likely not known she has a chromosome abnormality until she lacks in sexual development। सर मतलब अगर ये सब ना हो, जैसे एक लेडी प्रेग्नेंट है, उसकी एम्नियोसेंटिस ना हो, सीवीएस ना हो, उसके बेटी पैदा हो जाए, वो बेटी बड़ी भी हो जाएगी, तो आपको पहचान ही नहीं पाओगे कि आपको उसको क्या है, उस लड़की को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि बचपन में तो नॉर्मल दिखती है वो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो प्यूबर्टी के बाद आते हैं। हाँ बेटा, 2 एक्स क्रोमोसोम का होना जरूरी है फॉर नॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट इन फीमेल्स
एट बर्थ ए गर्ल विद एक्सो सिंड्रोम लुक्स नॉर्मल एक्सेप्ट फॉर पफी हैंड, मतलब सिर्फ उसके हैंड थोड़े पफी रहेंगे और फीट थोड़े से इंपेयर्ड रहेंगे, बाकी वो नॉर्मल दिखेंगी। ओके, बचपन में साइन ऑफ एक्सो सिंड्रोम इंक्लूड वाइड सेट निपल्स, सॉफ्ट नेल्स दैट टर्न एट द टिप, मतलब अब ये इन चीजों पे कौन ध्यान देगा? ओके, या सो सैड। स्लाइटली बेबिंग एट द बैक ऑफ द नेक, पीछे की तरफ थोड़ा सा उभार हो सकता है, छोटी हाइट, कोर्स फेसियल फीचर एंड लो हेयर नाइल एट द बैक ऑफ हेड, मतलब पीछे की तरफ बहुत कम बाल होना, ये फीचर हो सकता है। अब ये ऐसे फीचर है जो ठीक है, होता है, ऐसी होता है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी प्यूबर्टी आने के बाद ही पता चलता है। ओके बेटा, आधे से ज्यादा अबाउट हाफ of people with एक्सो syndrome had impaired hearing and frequent ear infection due to small defect in shape of, अब देखो ये बात एक नई बात है आपके लिए भाई, अपना तो रोज का काम है ओलंपियाड में पढ़ाने का, ठीक है ना। देखो हियरिंग में प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि, और इन्फेक्शन रहेगा क्योंकि उनके कॉकलिया में प्रॉब्लम होती है, कुछ फ्रीक्वेंसी वो सुन ही नहीं पाते हैं। अब ये ऐसी बात है जो मतलब शायद ही कोई डॉक्टर रिलेट कर पाए, तो प्यूबर्टी आने पे इनका पता पड़ पाता बेटा, दे हैव कुछ प्रॉब्लम, है ना बेटा। ये दे डू नॉट, ब्रेस्ट उनमें डेवलप नहीं होगी, ओके, ओव्यूलेट नहीं होगा, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, यूट्रस बहुत छोटा रहेगा, है ना, बट द वेजाइना एंड सर्विक्स आर नॉर्मल इन साइज। ओके, यूट्रस रूडिमेंट्री ओवरी रहेंगी। In the ovaries, oocyte mature too fast, depleting the supply during infancy. Intelligence normal, मतलब इनमें oocyte बचपन में इवन जब अट्रेसिया चल रहा होता है तो तेजी तेजी से खत्म हो जाती है। एक्सो सिंड्रोम से मैथ प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ सकती है भाई, है ना बड़ी मजेदार प्रॉब्लम है, बड़े मजेदार बात है। एक्सो सिंड्रोम में इम्पेयर द एबिलिटी टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए भाई, सो बड़ी मजेदार बातें हैं ये। लो डोज ऑफ हार्मोन इन्वेजिंग ऑब्जेक्ट इन द 3 डायमेंशनल स्पेस एंड मे कॉज मेमोरी डिफेक्ट, 3D इमेज देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। लो डोज ऑफ हॉर्मोन्स ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि यार फर्टिलिटी रिस्टोर हो जाएगी, वो नहीं हो सकती। ओके, हाँ, ये देखो नीचे लिखा हुआ है, adult with XO are more likely to develop certain disorder than the general population, including osteoporosis, type 1 and type 2 diabetes, and colon cancer. Okay, so these are some extra information. Don't be panic with them कि सर हमको ये सब रटना है, सब रटना नहीं है, just for fun. जस्ट फॉर रेफरेंस। अब इतनी बढ़िया बढ़िया बात ही थी, हम सोचे यार बताते हैं सारे बच्चों को, है ना भाई, और क्या। ओके दोस्तों, सो दिस इज अबाउट द टुडे। ये थोड़ा सा एक सवाल बना देते हैं, ये भाई पिछले सवाल का ही क्वेश्चन है। देखो, फीमेल ड्रोसोफिला हेटेरोजाइगस लिंक्ड जीन के लिए R फॉर रेड आई, स्मॉल r फॉर व्हाइट, Y फॉर नॉर्मल विंग, Y फॉर मिनी, टेस्ट क्रॉस कराया गया है RY मेल के साथ। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 20% है और 1000 ऑस्प्रिंग है, तो पेरेंटल टाइप 80% होंगे, रिकॉम्बिनेंट 20% होंगे। रिकॉम्बिनेंट जो होंगे कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y होंगे। यस, ईच रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप विल अपीयर इन, बिल्कुल सही बात है भाई, है ना, तो चारों सही हैं। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, देखिएगा आप, ठीक है दोस्तों। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। ओके, होमवर्क अपना रिवाइज कीजिएगा, रिवाइज, रीड, रिवाइज एंड लर्न, राइज एंड साइन, और हमेशा खुश रहना है। खुश रहने से सर आपकी बॉडी में बहुत से ऐसे हार्मोन बनते हैं जो कि आपको फ्री रखते हैं, मुक्त रखते हैं, चिंता मुक्त रखते हैं, और आप सर बेटर अपना समय का उपयोग कर पाते हैं, और समय का उपयोग अच्छे से कर पाते हैं तो तभी आप जो है आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि सर अगर आप चिंता में रहेंगे तो आप अपना
प्रेजेंट किल करेंगे, और प्रेजेंट किल करेंगे मतलब फ्यूचर किल करेंगे। प्रेजेंट को प्रेजेंट इसीलिए कहते हैं सर क्योंकि प्रेजेंट ही आपके लिए उपहार बन सकता है। पास्ट को आप बदल नहीं सकते, फ्यूचर का पता नहीं, बट हाँ एक बात है कि अगर आप प्रेजेंट में खुश रहते, प्रेजेंट को अच्छे से यूटिलाइज करते तो फ्यूचर आपका बहुत बढ़िया पक्का रहने वाला है। द ओनली वे टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट एंड शाइनिंग एंड जबरदस्त, मेक योर यूज योर प्रेजेंट बेस्ट। प्रेजेंट को प्रेजेंट बनाइए, प्रेजेंट को उपहार बनाइए। प्रेजेंट माने उपहार भी होता है ना यार। चलिए भाई, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी।